दिया गया है, पहला में दिया गया सभी खंड कीजिए। अब यहाँ सभी खंड में क्या दिया गया है, प्रत्येक खंड में उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से केवल एक सही है, सही विकल्प छाड़कर उसे अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पहला क्वेश्चन दिया गया है, यदि 26, 156 का लसाअ 156 है तो मौसा का मान है। यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है। अब 4 ऑप्शन में बताना है कि इसमें मौसा का मान क्या होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे, यहाँ पर पहला पद क्या दिया गया है, तो पहला पद देखेंगे तो 26 दिया गया है, और दूसरा पद क्या दिया गया है, तो दूसरा पद 156 दिया गया है, और लौसा कितना दिया गया है, तो 156 दिया गया है, तो लौसा 156 हो गया। क्या पूछा जा रहा है, तो मौसा का मान ज्ञात कीजिए। मौसा बराबर क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक हो जाएगा। और मौसा का सूत्र क्या होता है, तो मौसा का सूत्र आप सभी विद्यार्थी जानते हैं कि पहला पद गुणे दूसरा पद बटा क्या होता है, लौसा होता है। यह किनका सूत्र है, तो मौसा का सूत्र है। अब इसमें पहला पद कितना दिया गया है, तो पहला पद जो है 26 दिया गया है, और दूसरा पद क्या है, 156 दिया गया है, और लौसा कितना दिया गया है, तो लौसा जो है 156 दिया गया है। अब 156 से 156 कट जाए तो बचेगा क्या, 26 बचेगा। तो विकल्प नंबर दूसरा जो देख सकते हैं, दूसरा विकल्प में क्या है, 26 है, तो यहाँ दूसरा विकल्प क्या है, सही है। तो यहाँ पर मौसा की गणना करना था, तो मौसा की गणना हो गया, इसमें मौसा बराबर कितना गया, 26 आ गया। तो उम्मीद करते हैं यह पहला प्रश्न जो है आप सभी विद्यार्थी समझ लिए होंगे। इसमें कौन सा फार्मूला लगा हुआ है, तो देख सकते हैं कि मौसा का फार्मूला इसमें लगा हुआ है। अब इसमें दूसरा प्रश्न दिया गया है कि द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 1 बराबर 0 के मूल हैं। यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें बताना है कि इसमें कौन से मूल होंगे, या वास्तविक बराबर होंगे, वास्तविक भिन्न होंगे, वास्तविक नहीं, वास्तविक। तो यहाँ पर इसको हल करके पता करेंगे इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे पहले प्रश्न को। तो प्रश्न क्या दिया गया था, 2x² - 4x + 1 बराबर 0। अब यहाँ पे जो समीकरण दिया गया है, यह समीकरण जो है द्विघात समीकरण है। कौन समीकरण है, द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण को कैसे तुलना करेंगे, तो ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करने पर। अब यहाँ पर जब तुलना करेंगे तो a का मान कितना दिया गया है, तो a का मान 2 है, तो a बराबर 2 लिख लेंगे। b का मान क्या है, -4 है, और c का मान 1 है, तो c बराबर 1 लिख लेंगे। और विविक्तर का सूत्र होता है b² - 4ac होता है, और यही बताएगा कि मूल क्या होगा। तो इसी सूत्र की सहायता से पहले मूलों का लक्षण की पता करेंगे। तो b² - 4ac फार्मूला हो गया। b का मान कितना दिया गया है, तो b का मान -4 का वर्ग हो जाएगा, माइनस हो गया 4, यह उतार देंगे, a का मान 2 हो गया, c का मान 1 हो गया। -4 का वर्ग कितना होता है, तो 16 हो जाएगा, 4 दूनी 8 एक नम 8 हो जाएगा, 16 में से 8 घटा देंगे तो 8 आ गया। अब यहाँ जो 8 आया है वह d का मान जो है 0 से क्या आया है, अधिक आ गया है। और जब 0 से अधिक आता है तो आप सभी विद्यार्थी जानते हैं कि मूल क्या होता है, वास्तविक होता है, असमान होता है, और क्या होता है, भिन्न होता है। इसमें क्या हो जाएगा, दूसरा विकल्प सही होगा, मूल वास्तविक तथा क्या होगा, भिन्न होगा। इसमें दूसरा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, वास्तविक तथा भिन्न होगा। तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आप सभी विद्यार्थियों को समझ में आ रहा होगा। तो अभी सीखेंगे अगला प्रश्न क्या आया हुआ था। तो ग प्रश्न दिया गया है, बिंदुओं -1, -3 और 5, 2 के बीच की दूरी है। इसमें दूरी पूछा जा रहा है कि इसमें दूरी का कौन जो है ऑप्शन इसमें सही होगा। तो यहाँ पर इसको भी हल करके पता कर लेंगे। तो यहाँ पर जो प्रश्न दिया गया था, बिंदु कितना दिया गया था, -1, -3, 5, 2। तो यहाँ -1, -3, 5, 2 लिख लेंगे। इसको x1 कहेंगे, इसको y1 कहेंगे, इसको x2 कहेंगे, इसको y2 कहेंगे। d का सूत्र होता है d बराबर करनी में x1 -x2 का वर्ग प्लस y1 -y2 का वर्ग। ये किनका सूत्र है, तो यह दूरी का सूत्र होता है। d बराबर x1। अब x1 कितना है, तो -1 हो जाएगा, और यहाँ x2 कितना है, तो 5 हो जाएगा। तो ये -1 और ये बीच में माइनस है तो उतार देंगे माइनस, और ये x2 का मान 5 हो गया, प्लस y1 का मान क्या है, तो -3 है, y2 का मान 2 है तो 2 रख लेंगे। -1 -5 मिलकर के -6 का वर्ग हो जाएगा, -3 -2 मिलकर के -5 का वर्ग हो जाएगा।
-6 का वर्ग क्या होता है 36 हो जाएगा। -5 का वर्ग क्या होगा 25 हो जाएगा। 36 25 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा करनी में 61 हो जाएगा। बताइए इसमें विकल्प कौन सही हुआ? तो पहला वाला विकल्प जो है करनी में 61 क्या है सही है। यहाँ देख सकते हैं पहला विकल्प जो है करनी में 61 इकाई जो है सही है। तो विकल्प नंबर 1 जो है इसमें क्या हो गया सही हो गया। अब अगला प्रश्न दिया गया था कि त्रिज्या आर के एक वृत्त का कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई है। तो इसमें संगत चाप की लंबाई का सूत्र पूछा जा रहा है। इसमें 4 सूत्र दिया गया है और उसमें सूत्र में बताना है कि संगत चाप की लंबाई का इसमें सूत्र कौन होगा। तो तीसरा वाला ऑप्शन जो है यह संगत चाप की लंबाई का सूत्र है थीटा बटा 360 2 पाई आर। यह किनका सूत्र है? तो यह जो है संगत चाप के लंबाई का सूत्र है। इसमें तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। प्रश्न आया था कि यदि कोसेक ए बराबर सेक ए और यहाँ दिया है थीटा का, यहाँ ए का मान कह रहा है 0 से बड़ा और 90 से छोटा होना चाहिए। ए का बराबर मान इसमें बताना है। तो कोण ए का बराबर मान क्या होगा जो 0 से बड़ा हो 90 से छोटा हो। तो इसमें पता करेंगे कि कोसेक और सेक का कितने अंश का मान आपस में बराबर होते हैं। तो कोसेक और सेक का मान 45 अंश का मान क्या होते हैं बराबर होते हैं। कोसेक 45 अंश का मान जो है करनी में 2 होता है और सेक 45 अंश का भी मान क्या होता है करनी में 2 होता है। इसलिए विकल्प इसमें क्या सही हो जाएंगे? विकल्प इसमें तीसरा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। कैसे सही हुआ? क्योंकि कोसेक और सेक में जो है किसका मान बराबर होता है तो 45 अंश का मान जो है आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। विकल्प नंबर तीसरा सही है। तो उम्मीद करते हैं यह बहुविकल्पी प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब यहाँ आप सीखेंगे 2 का क प्रश्न क्या आया हुआ था। तो 2 का क प्रश्न आया है 5 मीटर लंबी एक सीढ़ी भूमि से 4 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। 1 नंबर का यह प्रश्न आया हुआ है। तो इसको कैसे हल करेंगे? तो सबसे पहले जो है यहाँ पर एक चित्र बनाएंगे और चित्र बना करके समझेंगे कि 5 मीटर लंबी यह सीढ़ी है। कितने मीटर है? 5 मीटर लंबी सीढ़ी है। भूमि से 4 मीटर की ऊंचाई पर, कितने भूमि से कितने मीटर पे 4 मीटर की ऊंचाई पर स्थित खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार, जो दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले वाला भाग जो मतलब ए बी की गणना इसमें करना है। तो इस त्रिभुज में क्या देखेंगे यह लंब है, यह जो है कर्ण है, यह कर्ण है और यह क्या है आधार है। तो यहाँ लंब का मान दिया है, कर्ण का मान दिया है, आधार का मान नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर आधार की गणना कर लेंगे। आधार का सूत्र होता है अंडर रूट कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग हो जाएगा। कर्ण इसमें कितना दिया गया है तो 5 मीटर है तो 5 का वर्ग हो जाएगा माइनस हो गया। और लंब कितना है 4 है तो 4 का वर्ग हो जाएगा। 5 का वर्ग 25 हो जाएगा। 4 का वर्ग 16 हो जाएगा। 25 में से 16 घट गया, करनी में 9 हो गया और करनी 9 का मान क्या होता है 3 मीटर होता है। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक कितनी मीटर दूरी है तो 3 मीटर की ये दूरी होगा। अतः लिख लेंगे सीढ़ी के निचले सिरे की बीच की दूरी को मीटर हो जाएगा 3 मीटर हो जाएगा। बहुत आसान प्रश्न आया हुआ था। तो ये उम्मीद करते हैं प्रश्न आप सभी विद्यार्थियों को समझ में आ रहा होगा। अब अगला प्रश्न क्या आया हुआ था? प्रश्न देख सकते हैं क्या प्रश्न आया था। निम्न रैखिक समीकरणों को युग्म को हल कीजिए। यहाँ समीकरण दिया गया x + 2y = 19 है माइनस x + 2y = 1 है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले यहाँ पर 2 समीकरण बना लेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2। यहाँ क्या दिया गया x + 2y = 19 है माइनस x + 2y = 1 है। अब यहाँ दोनों चिन्ह देखेंगे प्लस प्लस है और दोनों मान आपस में क्या है बराबर हैं। तो समान चिन्ह है तो समान चिन्ह में क्या करेंगे घटाएंगे और विपरीत चिन्ह में क्या करेंगे जोड़ेंगे। जब घटाएंगे तो लिख देंगे यहाँ पर घटाने पर, घटाएंगे तो माइनस है तो क्या बन गया यह प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो यह माइनस हो जाएगा। अब यहाँ 2y से 2y कट गया। अब यहाँ 1x और यहाँ 1x, तो यह x जो है प्लस में है तो 1x मिलकर क्या बनेगा 2x बन जाएगा। 19 और 1 जोड़े 19 में से 1 घटाएंगे, ध्यान देंगे यहाँ पर माइनस हो जा रहा है। यह प्लस कैसे हुआ? क्योंकि यह माइनस था तो प्लस हुआ तो 2x बन गया और 19 में से 1 जाएगा तो 18 हो जाएगा। 2 को नीचे भेज देंगे तो 2 को जब यहाँ नीचे भेजेंगे तो 2 से 18 को जब काट देंगे तो x का मान क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। जब x का मान 9 आ जाएगा तो x का मान किसी भी समीकरण में अगर भर देंगे तो किसका मान निकल जाएगा y का मान निकल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे x = 9 समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 क्या है x + 2y = 19 था। अब x के जगह पे 9 हो गया, प्लस हो गया, 2y हो गया बराबर 19 हो गया। 9 प्लस में था पक्षांतर कर देंगे तो क्या बन जाएगा यह -9 हो जाएगा।
तो 19 में से 9 को घटा देंगे तो क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा। 2y बराबर 10, तो y बराबर 2 को नीचे भेज देंगे, 10/2 हो जाएगा। और 2 से 10 को काट देंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो x का मान और y का मान यहाँ पे गणना करना था। बहुत सरल विधि से बताया जा रहा है, जिससे आपको क्या हो, समझ में आ जाए। अब अगला प्रश्न देखेंगे क्या आया हुआ था। तो ग वाला प्रश्न आया था, एक लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या 7 सेमी है, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 8 सेमी है, बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो बेलन का यहाँ वक्र पृष्ठ की गणना करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो दिया गया है, त्रिज्या क सेमी दिया गया है, त्रिज्या 7 सेमी दिया गया है, तो r बराबर 7 सेमी लिख लेंगे। ऊंचाई h बराबर 8 सेमी दिया गया है। बेलन का वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ सूत्र होता है 2πr/h होता है। 2 उतर जाएगा, पाई का मान 22/7 हो जाएगा। r का मान 7 दिया गया था प्रश्न में, h का मान 8 है। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 का गुणा जो है 22 में करेंगे। अब 22 में जब 2 से गुणा करेंगे तो 44 हुआ। 44 में 8 का गुणा करेंगे तो 352 वर्ग सेमी हो जाएगा। क्योंकि क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, वक्र पृष्ठ मतलब क्षेत्रफल, तो यहाँ पर लास्ट में वर्ग सेमी लिखा जाएगा। तो 3 का क वाला प्रश्न दिया गया है, बिंदु P क्वेश्चन में -4, 6 बिंदुओं A -6, 10 और 3, -8 को मिलाने वाला रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। यहाँ पर अनुपात पूछा जा रहा है, m1 संबंधी m2 पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले बिंदु A का मान क्या दिया गया है, तो A का मान -6, 10 दिया गया है, B का मान 3, -8 दिया गया है और P का मान -4, 6 दिया गया है। तो इसको कहेंगे x1 y1, इसको कहेंगे x2, इसको कहेंगे y2, इसको कहेंगे x, इसको कहेंगे y। अब यहाँ लिखेंगे माना m1 संबंधी m2 अनुपात में क्या करता है, विभाजित करता है। कितने अनुपात में, m1 संबंधी m2 जो है अनुपात में क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। अब यहाँ चाहे तो आप x का सूत्र लागू करिए या y का सूत्र लागू करिए, आंसर आ जाएगा। अब x का सूत्र होता है, आप सभी विद्यार्थी पढ़े होंगे, x बराबर क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। ये किनका सूत्र है, x का यह सूत्र है। अब यहाँ पर x का मान क्या है, तो देखेंगे यहाँ x का मान -4 है, तो x के सामने जो है -4 रख लेंगे। m1 के जगह पे m1 रहेगा, x2 के जगह पे 3 है तो 3 भर देंगे, प्लस हो जाएगा m2 के जगह पर m2 रहेगा और x1 के जगह पे -6 भर देंगे, क्योंकि यहाँ -6 है तो -6 भर देंगे। m1 प्लस m2 को नीचे नोट कर लेंगे, क्योंकि इसमें m1 m2 की गणना करना है। अब -4 यहाँ नोट कर लेंगे। 3 में m1 का गुणा करेंगे तो 3 m1 होगा, m2 में -6 का गुणा करेंगे तो -6 m2 हो जाएगा, बटा m1 प्लस क्या हो जाएगा, m2 हो जाएगा, नीचे उतर जाएगा। और इसमें गुणा कर लेंगे, किससे गुणा होगा, -4 का गुणा m1 में होगा, -4 का गुणा जो है m2 में हो जाएगा। तो बारी बारी से इसमें गुणा करेंगे तो ऊपर क्या दिया गया, 3 m1 -6 m2, 3 m1 -6 m2 बराबर हो गया। m1 में -4 का गुणा करेंगे तो -4 m1, m2 में -4 का गुणा करेंगे तो -4 m2। अब m1 वाला को एक पास, m2 वाला को एक पास कर लेंगे। तो यहाँ पर जो है 3 m1, यहाँ ध्यान देंगे 3 m1 को पहले नोट कर लेंगे। यह -4 m1 था, आज जब पक्षांतर कर लेंगे तो क्या बन जाएगा, +4 m1 हो जाएगा। यह -6 m2 है, जब इधर भेजेंगे तो क्या बनेगा, प्लस बन जाएगा। तो पक्षांतर करने पे चिन्ह क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। अब यहाँ 3 m1 प्लस 4 m1 मिलके कितना हो गया, 7 m1 हो गया। 6 m2 में से 4 m2 को घटा देंगे तो 6 में से जो है 4 m2 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 2 m2 हो गया। तो यह लाइन समझ में आ रहा होगा, m1 को एक पास किया गया था और m2 को एक पास किया गया था। अब यहाँ से m1 को रोक लेंगे और m2 को नीचे भेज देंगे, इधर 2 को रोक लेंगे, 7 को नीचे भेज देंगे। तो मतलब यह अंक वाला को एक पास और m1 m2 को एक पास कर लिया गया। तो m1 बटा m2 और बराबर क्या हो जाएगा, 2 बटा क्या हो गया, 7। इसका संबंध क्या हो जाएगा, m1 संबंधे m2 बराबर 2 संबंधे 7 हो जाएगा। इसका अनुपात क्या होगा, 2 संबंधे 7 के अनुपात में विभाजित करता है। बहुत सरल है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना था। तो 3 का क भी जो है समझ में आ गया और कैसे इसको हल किया गया।
अब 3 का जो है ख प्रश्न क्या दिया गया था, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो संख्या दिया गया उसका बहुलक की गणना करना है। अब बहुलक कैसे गणना करेंगे, तो सबसे पहले जो है प्रश्न में जो दिया गया था वर्ग अंतराल और बारंबारता, इसको पहले नोट कर लेंगे कि वर्ग अंतराल क्या दिया गया था और बारंबारता क्या दिया गया था। तो वर्ग अंतराल क्या दिया गया था, 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85 या 85 से 100। और बारंबारता क्या था, 2, 3, 7, 9, 5, 4। इसमें देखा जाता सबसे बड़ा कौन है, बारंबारता में सबसे बड़ा कौन है पहले यह पता करेंगे। तो इस बारंबारता में सबसे बड़ा क्या है, 9 है। तो जब 9 है तो इसको F0 माना जाता है। क्या मानते हैं, F0। ऊपर वाला को F1, नीचे वाला को F2। याद रखेंगे जो सबसे बड़ा होता है इसको F0 मानते हैं, इसके ऊपर वाले को F1, नीचे वाले को F2, इसके ठीक सामने वाला को L1 और L2 माना जाता है। सबसे बड़ा वाला को F0, इसके ऊपर वाला को F1, इसके नीचे वाला को F2 और ठीक सामने वाला को L1 L2 मानते हैं। तो यहाँ L1 कितना है, तो कहेंगे L1 55 है, L2 कितना है 70 है, F0 कितना है 90 है, F1 कितना है 7 है और F2 कितना है 5 है। पर इसको बाहर नोट कर लेंगे। तो देख लीजिए यहाँ पर L1 55 है, L2 70 है, F0 9 है, F1 7 है और F2 कितना है 5 है। और H का मान कैसे निकलता है, तो L2 में से L1 घटा देते हैं तो यह वर्ग अंतराल मालूम हो जाता है कि कितने का वह अंतर है। तो 70 में से 55 घट जाएगा क्योंकि L2 का मान 70 है और L1 का मान जो है 55 है। तो 70 में से 55 जाएगा तो कितना बचेगा, 15 हो जाएगा। तो H बराबर कितना आ गया, 15 आ गया। अब H बराबर जब 15 आ गया तो बहुलक का सूत्र होता है, बहुलक का सूत्र याद रख लीजिएगा, बहुलक बराबर होता है L1 प्लस F0 माइनस F1 बटा 2 F0 माइनस F1 माइनस F2 गुणे H। यह सूत्र है। अब इसी में क्या करेंगे, उसका मान को भर देंगे। अब बताइए L1 का मान कितना था, तो L1 का मान 55 था, तो यहाँ 55 रख देंगे प्लस F0 का मान क्या है, तो F0 का मान 9 है, तो F0 का मान 9 हो गया, माइनस माइनस उतार दीजिए। F1 का मान 7 है तो 7 भर देंगे, 2 उतर गया। F0 का मान 9 है, माइनस है, F1 का मान 7 है, F2 का मान 5 है, H का मान 15 है। तो यह मान कहाँ से भरना है, ऊपर जो दिया गया उसी में से मान को देख करके उसके स्थान पे क्या करेंगे, रख लेंगे। अगला लाइन क्या बनेगा, 55 उतर जाएगा, प्लस हो गया, 9 में से 7 जाएगा तो 2 हो जाएगा, गुणे 15 हो जाएगा, 9 दूनी कितना हुआ 18 हो जाएगा, माइनस 7 माइनस 5 माइनस 12 हो जाएगा। 55 को नोट करेंगे, 2 गुण में 15 का गुणा करेंगे तो बनेगा 30 बन जाएगा और 18 में से 12 घट जाएगा तो बचेगा 6। 6 में से जो है 30 को काट देंगे, कितने बार में जाएगा, 5 बार में। तो 55 प्लस 5 जोड़ लेंगे, कितना आंसर आ जाएगा, 60 इसका आंसर आ जाएगा। तो बहुलक की गणना जो है बहुत सरल भाषा में किया गया। तो अब अगला प्रश्न देखेंगे क्या प्रश्न आया हुआ था। तो अगला प्रश्न ग वाला आया था, सिद्ध कीजिए 6 प्लस करनी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। यह प्रश्न तो हर साल का ही बोर्ड के पेपर में पूछा ही जाता है। तो देख सकते हैं, सिद्ध कीजिए जो है 6 प्लस करनी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो जब अपरिमेय लाया जाता है तो इसको पहले परिमेय माना जाता है। तो लिखेंगे माना 6 प्लस करनी में 2 एक परिमेय संख्या है। कौन संख्या है, परिमेय संख्या है। 6 प्लस करनी में 2 बराबर P बटा Q हो जाएगा, क्योंकि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, वह संख्या जो P बटा Q के रूप में रहता है, ऐसे संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। अब 6 प्लस 6 उसको पक्षांतर कर देंगे तो क्या बनेगा, -6 हो जाएगा। यह -6 कैसे है, प्लस था इधर गया तो क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। अब 6 का गुणा जो है Q में करेंगे तो क्या बनेगा, कर्ण 2 को पहले यहाँ नोट कर लेंगे, P - 6 में जब गुणा होगा तो क्या बनेगा, 6Q बटा क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। तो यह लाइन आप लोग को समझ में आ गया होगा, Q का गुणा किस में किया है, 6 में किया गया है। अब यहाँ लिखेंगे चूंकि कर्णी 2 एक कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या है। आप सभी जानते हैं कि कर्णी 2 कौन सा संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अगला लाइन क्या बनेगा, P - 6Q बटा Q जो है यह कौन संख्या है, एक परिमेय संख्या है। यह अपरिमेय संख्या है और यह क्या है, परिमेय संख्या है। तो बताइए दोनों संख्या कभी बराबर हो पाएगा, तो यहाँ लिखेंगे कर्णी में 2 नॉट इक्वल टू P - 6Q बटा Q, मतलब यह अपरिमेय और यह परिमेय, यह कभी बराबर नहीं होगा। और जब कभी बराबर नहीं होगा तो क्या लिखेंगे, अतः 6 प्लस कर्णी में 2 एक कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या है। कितना आसान
समान विधि है, बस थोड़ा सा आपको क्या करना है, ध्यान देना है। अब अगला प्रश्न क्या आया था, 3 का घ देख सकते हैं। 3 का घ क्या प्रश्न आया हुआ था कि द्विघात समीकरण 9x² माइनस 6x प्लस 1 बराबर 0 का विविक्तर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों का प्रकृत ज्ञात कीजिए, यदि वे वास्तविक है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो इसमें दो प्रश्न दिया गया है। पहले तो इसका विविक्तर ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले 9x² माइनस 6x प्लस 1 बराबर 0 को पहले नोट कर लेंगे और तुलना करेंगे किससे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या करेंगे, तुलना करने पर। अब यहाँ a के सामने ताकेंगे तो 9 है, a बराबर 9 हो जाएगा, b बराबर कितना है तो -6 हो जाएगा, c बराबर कितना है तो 1 हो जाएगा। और विविक्तर का सूत्र क्या होता है, तो d बराबर सूत्र है b² माइनस 4ac होता है। और b के जगह पे क्या भरेंगे तो -6 का वर्ग हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 4 उतर जाएगा, a का मान 9 हो जाएगा, c का मान 1 हो जाएगा, -6 का वर्ग 36 हो जाएगा, 4 9 कितना हो जाएगा 36 का नाम 36 हो जाएगा, 36 में से 36 घट गया, क्या बचेगा यहाँ पर 0 आ गया। आज जब 0 आ गया तो मूल वास्तविक भी होगा, बराबर भी होगा, तो यहाँ लिखेंगे अतः मूल क्या है, वास्तविक है। अब जब मूल वास्तविक है तो उन्हें ज्ञात कीजिए, उन्हें मतलब x का मान की गणना करना है। अब x का मान कैसे निकलेगा, तो सीधा 4 सूत्र लागू कर देंगे कि x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बटा क्या होता है 2a। ये किनका सूत्र है, तो सीधा 4 जी का सूत्र है। x बराबर b का मान क्या था, b का मान ऊपर देख सकते हैं, b का मान -6 था, b का मान क्या है -6 है। अब यहाँ b के जगह पे क्या लिखेंगे माइनस, ये देखिए सूत्र में माइनस और -6 हो गया, प्लस माइनस। अब b² माइनस 4ac को ऊपर हल किए हैं, तो b² माइनस 4ac को जब हल किए थे उत्तर कितना आया था, 0 आया था। यहाँ देख सकते हैं b² माइनस 4ac का जब मान भरे थे तो उत्तर कितना आया था, 0 आया था। तो उसके स्थान पर सीधे 0 रख सकते हैं, तो करनी में 0 हो गया, माइनस माइनस मिलेगा तो +6 हो जाएगा, प्लस माइनस हो गया, करनी 0 का मान 0 होता है। 2 में 9 का गुणा करेंगे तो 2 9 18 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ a का मान 9 भरना था तो 18 आ गया। और यहाँ 6 प्लस माइनस जब 0 आ गया तो प्लस माइनस 0 को क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, तो बचेगा क्या 6/18 हो जाएगा। अब 6 से काट देंगे तो 6 का नाम 6 6 18, तो इसका मतलब x का मान कितना आ गया 1/3 आ गया। कितना आसान था। इसमें मूलों का जो है प्रकृत बताना था, तो मूल वास्तविक है, और इसमें जब मूलों का जब मूल वास्तविक है तो उन्हें ज्ञात करना था, मतलब x का मान की गणना करना था, तो यहाँ x का मान निकल गया। एक ठोस एवं अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, इनकी त्रिज्याएं 3 सेमी हैं, शंकु की ऊंचाई 4 सेमी है। इस ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो एक ठोस है और यह अर्धगोले के ऊपर एक शंकु रखा गया है, तो नीचे जो है देख सकते हैं कि एक अर्धगोला है और इसके ऊपर क्या रखा गया है, एक शंकु रखा गया है। त्रिज्या कौ सेमी दिया गया है, तो त्रिज्या 3 सेमी दिया गया है। ऊंचाई कौ सेमी दिया गया है, तो 4 सेमी दिया गया। तिर्यक ऊंचाई इसमें नहीं दिया गया है, और संपूर्ण पृष्ठ का जो है क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। तो r बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 सेमी हो गया, h बराबर क्या हो जाएगा 4 सेमी हो जाएगा। और यल का सूत्र क्या होता है, तो करनी में h का वर्ग प्लस r का वर्ग, मतलब तिर्यक ऊंचाई का सूत्र होता है। करनी में h का वर्ग प्लस r का वर्ग हो जाएगा। यल बराबर h के जगह पे क्या लिखेंगे 4 का वर्ग हो गया, प्लस जो है 3 का वर्ग हो जाएगा। 4 का वर्ग कितना होगा 16 हो जाएगा, 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, 16 ना क्या होगा 25 हो जाएगा। करनी 25 का मान क्या होगा 5 हो जाएगा। तो यहाँ यल का मान कौ सेमी आ गया 5 सेमी आ गया। पूरे ठोस का संपूर्ण पृष्ठ निकालना था, तो पूरे ठोस में क्या क्या है, तो नीचे अर्धगोला है, ऊपर क्या है शंकु है। तो लिखेंगे पूरे ठोस का संपूर्ण पृष्ठ बराबर क्या बनेगा, अर्धगोले का पृष्ठ प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ बन जाएगा, क्योंकि इसमें दो चीज है, अर्धगोला है और शंकु है। तो अर्धगोले का पृष्ठ प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ, तो अर्धगोले का पृष्ठ का सूत्र क्या होता है 2πr² होता है। शंकु का क्या होता है, तो πr यल होता है। इसमें से कॉमन दिखाई दे रहा है, इसमें से कॉमन क्या दिखाई दे रहा है
पाई आर इसमें भी है, पाई आर इसमें भी है, तो पाई को कॉमन कर लीजिए, आर को कॉमन कर लीजिए, तो बचेगा क्या, 2 बचेगा, आर बचेगा और यल बचेगा, तो 2r प्लस यल बच गया। अब यहाँ पर पाई का मान कह रहा पाई ही रखना, पाई के पदों में ही लगाना है, तो यह पाई आपका यहाँ पे क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। आर का मान 3 दिया गया था, आर का मान देख सकते हैं ऊपर, आर का मान क्या दिया गया था, त्रिज्या 3 सेमी दिया गया था, 2 उतर जाएगा और यहाँ पर जो है आर के जगह पे 3 हो जाएगा और यल का मान जो है 5 हो जाएगा। जब इसमें से पाई आर कॉमन करेंगे तो अंदर 2r प्लस यल बचेगा और आर का मान और यल का मान को क्या करेंगे, रख लेंगे। पाई उतर जाएगा, गुणे 3 हो गया, 2 तिहाई 6, 6 में 5 जोड़ेंगे 11, 11 तिहाई 33, 33 पाई सेमी का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। बहुत आसान था, बस थोड़ा सा आपको क्या करना है, ध्यान देना है। अब अगला प्रश्न, समीकरण x माइनस 1/x बराबर 3, x जो है नॉट इक्वल टू 0, मतलब x का मान यहाँ पे 0 नहीं रखना है, x का मान 0 आना चाहिए, के मूल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर समीकरण दिया गया x माइनस 1/x बराबर 3 दिया गया। अब x में x का गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, x स्क्वायर माइनस 1/x हो जाएगा। अब यहाँ 3 में जब गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा, यह 3x बन जाएगा, तो x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 3x हो जाएगा, क्योंकि इसमें x में 3 का गुणा करेंगे तो 3x हो गया। अब 3x को जब क्या करेंगे, पक्षांतर कर लेंगे, तो 3x या प्लस में है, पक्षांतर करेंगे तो क्या बनेगा, माइनस 3x हो जाएगा, माइनस 1 बराबर 0 हो जाएगा। अब इसको तुलना किसे करेंगे, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, अब यहाँ तुलना करेंगे तो a का मान 1 है, b का मान -3 है और c का मान -1 है। अब x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा क्या है, 2a हो जाएगा। ये किनका सूत्र है, तो सीधाचार सूत्र है। अब x बराबर माइनस उतर जाएगा, b का मान -3 हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, अंडर रूट यहाँ b का मान हो जाएगा, b का वर्ग हो जाएगा, -4 1 गुणे c का मान -1 हो जाएगा। अब माइनस माइनस मिल करके +3 हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, -3 का वर्ग 9 हो जाएगा, माइनस का गुणा जब माइनस में करेंगे प्लस हो जाएगा, 4 एक नम 4, 4 एक नम 4, 4 हो जाएगा, 9 और 4 जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, 13 हो जाएगा। तो 3 प्लस करनी में 13/2 हो जाएगा। तो ये किसके नियम से लगा है, तो सीधाचार के सूत्र में यह मान को भर करके जो है हल 13 बटा क्या आया, 2 आया। तो अगला प्रश्न दिया, अंतर्माद कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले जो ये वर्ग अंतराल जो दिया है, पहले वर्ग अंतराल को यहाँ नोट कर लेंगे, उसके बाद से दूसरा कालम मध्यमान बनाया जाता है और तीसरा कालम जो है बारंबारता बनता है और चौथा कालम f गुणे x बनता है। तो यहाँ वर्ग अंतराल कहाँ से चालू हुआ है, तो 500 से लेकर के 520, तो 500 से 520, 520 से 540, 540 से 560, 560 से 580, 580 से 600 और मध्यमान क्या होता है, दोनों को जोड़ करके आधा करेंगे तो 510, दोनों को जोड़ करके आधा करेंगे तो 530 और इस दोनों को जोड़ेंगे, दोनों जोड़ करके आधा करेंगे तो 550 हो जाएगा। दोनों को जोड़िएगा उसको आधा करेंगे तो 570 हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो आधा करेंगे तो क्या जाएगा, 590 हो जाएगा। तो यह 590, 570, 550, 530, 510 कहाँ से आया, दोनों जोड़ करके आधा करने पर 510 आ जाएगा। तो बारंबारता प्रश्न में दिया 12, 14, 8, 6, 10, यहाँ बारंबारता 12, 14, 8, 6, 10 लिख देंगे, जोड़ लेंगे 50 आ जाएगा। अब इसका गुणा इसमें होगा, 12 का गुणा 510 में करेंगे तो 6120 आ जाएगा, 530 का गुणा 14 में करेंगे 7420 आ जाएगा, 550 का गुणा 8 में करेंगे तो 44 आ जाएगा, 570 का गुणा 6 में करेंगे तो 3420 आ जाएगा, 10 का गुणा 590 में करेंगे तो 5900 हो जाएगा, सबको जोड़ेंगे तो 27260 आ जाएगा। अब समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है, तो सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ होता है। तो सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ मतलब सिग्मा एफ एक्स का जोड़ बटा सिग्मा एफ का जोड़, मतलब एफ वाली लाइन का जोड़ और एफ एक्स का जोड़। तो एफ एक्स का जोड़ क्या है, 27260 आया था और एफ का जोड़ कितना आया था, 50 आया था, 50 रख देंगे। 50 से जो है इसमें भाग करेंगे या 0 से 0 काट दीजिए, 5 से भाग करेंगे, 500 के ना जाएगा, यहाँ पर 5 से जब भाग करेंगे तो 545.2 आ जाएगा। ये किसका मान आ गया, समांतर माध्य की गणना कर दिया गया। बहुत आसान था। अब अगला प्रश्न समझेंगे, सिद्ध कीजिए साइन 60 इंटू कास 30 अंश माइनस साइन 30 अंश कास 60 अंश बराबर लाना है 1/2 लाना है। अब इसको कैसे सिद्ध करेंगे, तो सबसे पहले जो है यहाँ पर क्वेश्चन को नोट करेंगे, ELHS साइन 60 कास 30 माइनस साइन 30 इंटू कास 60। साइन 60 का मान क्या होता है, तो साइन 60 का मान करनी में 3/2 होता है। ये किनका मान है, तो साइन 60 का मान है। और ये कास 30 का मान क्या होता है, तो करनी में 3/2 होता है, माइनस उतर जाएगा, साइन 30 का मान 1/2
1/2, cos 60 का मान 1/2 हो जाएगा। मतलब इस सारणी का जो है मान जो है रखा गया, जैसे त्रिकोणमितीय अनुपात में जो मान होता है पहले इस मान को भर लिया जाएगा। sin 60 का, cos 30 का, sin 30 का, cos 60 का। कर्णी 3 का गुणा कर्णी 3 में करेंगे तो कर्णी का गुणा जब कर्णी में किया जाता है तो कर्णी क्या होता है, हट जाता है। या इसके भी समझ लें, 3 त्रिकी 9, कर्णी 9, कर्णी 9 का मान क्या होता है, 3 हो जाएगा। 2 दूना 4 हो जाएगा, माइनस उतर जाएगा, 1 1 का नाम 1 हो गया, 2 दूना 4 हो जाएगा। तो यह लाइन समझ में आ गया होगा कैसे आया। 3 में से 1 को घटा देंगे तो 2/4 हो जाएगा, क्योंकि हर आपस में क्या है, बराबर है, नीचे 4 उतर जाएगा। अब 2 से इसको काटेंगे, 2 1 का नाम 2, 2 दूना 4, 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ पर सिद्ध करना था 1/2, तो राइट हैंड साइड आ गया। कितना आसान था, बहुत आसान है। 6 का क प्रश्न है, निम्नांकित बंटन का मध्यिका ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे मध्यिका की गणना करना है। अब मध्यिका कैसे ज्ञात किया जाता है, तो सबसे पहले जो है यहाँ पर वर्ग अंतराल जो दिया गया है, पहले वर्ग अंतराल बारंबारता पहले नोट कर लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे वर्ग अंतराल हो जाएगा, बारंबारता हो गया, और उसके बाद से जब माध्यिका ज्ञात करते हैं तो उसमें संचयी बारंबारता बनाया जाता है। इसमें 3 कॉलम होता है, याद रखेंगे, वर्ग अंतराल, बारंबारता और संचयी बारंबारता बनता है। वर्ग अंतराल कहाँ से चालू हुआ है, 15 से 20, तो 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से जो है 50। अब बारंबारता क्या दिया गया, 14 दिया गया है, 56 दिया गया है, 60 दिया गया है, 86 दिया गया है, 74 दिया गया, 62 दिया गया, 48 दिया गया। सबको जोड़ेंगे तो यह 400 आ जाएगा। अब संचयी बारंबारता कैसे बनता है, तो सबसे पहले पहला पद को उतार देते हैं। अब ये 14 है तो पहले 14 यहाँ उतर जाएगा, 14 में 56 जोड़ेंगे तो 70 होगा, 70 में 60 जोड़ेंगे तो 130 होगा, और 130 में 86 जोड़ेंगे 216 हो जाएगा, 216 में 74 जोड़ेंगे 290 होगा, 290 में 62 जोड़ेंगे 352 होगा, 352 में 48 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 400 होगा। और यहाँ पर भी जांच करना है, अगर यहाँ 400 आया है तो यहाँ ऊपर वाला लाइन भी 400 आना चाहिए। जितना जोड़ आता है वह यहाँ पर मान आना चाहिए। दोनों मान आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अब यहाँ पे जो है n का मान कितना है, तो n का मान 400 आया है, तो n/2 पहले गणना करते हैं। n/2 का मतलब हो जाएगा 400/2। 400 को जो है यहाँ पे 2 से भाग करेंगे, 200वां पद। अब 200वां पद इसमें कहाँ है, सबसे पहले पता करेंगे कि 200वां पद किस में छिपा है। यह जो है 216 है। अब ये 216 है तो ये 200 से ज़्यादा है, इसका मतलब ये 200 इसी में छिपा है, मतलब इसी के अंदर आएगा। 70 और जो है 130, और 130 ये कहाँ जाएगा, 130 से लेकर के कहाँ तक जाएगा, 216 के अंदर। मतलब यह 216 यहाँ पर है, और हमारा 200वां पद किस में छिपा होगा, तो यहाँ पर जो है छिपा होगा, इस लाइन में जो है हमारा 200वां पद छिपा होगा। तो यहाँ पर 130 है, ये 216 है, तो ये इससे ज़्यादा होगा, इसमें छिपा होगा। 216 में जो है 200वां पद होगा। इसके ठीक सामने वाला ताकेंगे क्या होगा, एफ होगा। इसके ठीक सामने वाला को L1N2, और इसके ऊपर वाले को क्या कहते हैं, CF कहते हैं। मतलब ये 200वां पद किस में छिपा है, 130 के अंदर तो होगा नहीं, इसी के अंदर होगा। 200 जो है 200 इसी के अंदर आएगा, तो इसलिए इसके सामने वाले को F कहते हैं, L1 L2, इसके ऊपर वाले को CF कहा जाता है। तो यहाँ पे नोट कर लेंगे कि L1 कितना है, तो L1 का मान 30 था, L2 का मान 35 था। और H कैसे निकलता है, L2 में से L1 घटाएंगे तो 35 में से 30 घटेगा 5, मतलब अंतराल कितने का है, 5 का अंतराल है। कितने का अंतराल है, गैपिंग कितने का है, 5 का अंतराल के रूप में रखा गया है। CF कितना था, तो 130 था, और F कितना था, 86 था। यह मान को नोट कर लिया गया। अब मध्यिका का सूत्र क्या होता है, तो मध्यिका का सूत्र होता है, मध्यिका L1 + n/2 - CF बटा F गुणे EH होता है। क्या होता है, यहाँ पर EH होता है। तो यह किसका सूत्र लिखे हैं, मध्यिका का होता है L1 का मान 30 हो गया, n/2 मतलब 400/2 हो जाएगा, माइनस CF का मान 130 था, और यहाँ पर H का मान 5 था, और यह जो H का मान 5 है और F का मान जो है 86 था। यह मान कहाँ से भरा गया है, जो ऊपर मान दिया गया था उसी को देख करके मान को क्या किया गया है, रखा गया है। अब अगला लाइन 30 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2 से जब 400 काटेंगे, 2 से भाग करेंगे 400 में तो 200 बार में जाएगा, माइनस 130 हो जाएगा, बटा 86 गुणे 5 हो जाएगा। 200 में से 130 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, 70 गुणे 5 बटा 86 हो गया। 70 में 5 का गुणा करेंगे तो 350 हो जाएगा, बटा 86 हो जाएगा। अब 86 से जब भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 30 प्लस हो जाएगा, और यहाँ 86 से भाग करेंगे तो 4.069 आ जाएगा, और इसमें 30 में 4 जोड़ लेंगे तो क्या बनेगा, 34.069 हो जाएगा। तो समझ में आ गया कैसे इस मध्यिका
मध्यिका को हल किया गया। मध्यिका का सूत्र याद रखेंगे, इसमें मान भरा गया और कैसे मान भरा गया इसको एक बार आप सभी विद्यार्थी जरूर सॉल्व भी कीजिए। तो अगला प्रश्न आप समझेंगे 6 का ख। तो 6 का ख प्रश्न दिया गया है 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और उसके पाद का अवनमन कोण क्या है 45 अंश है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए और कर्ण 3 बराबर 1.73 का प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे 10 मीटर ऊंचे जो है भवन है, यहाँ से जो है यहाँ तक 10 मीटर ये भवन है। 10 मीटर भवन के शिखर, यह शिखर है, शिखर से केबल टावर, यहाँ से यहाँ तक जो है केबल टावर है। मतलब सी बी जो देख रहे हैं यहाँ पर सी डी क्या है, यह सी डी जो है यह केबल टावर है। और यहाँ से जो है ताका गया, एक बार शिखर से ताका गया ऊपर, एक बार नीचे की तरफ ताका गया। जब ऊपर की तरफ ताका गया तो 60 अंश का कोण बना, नीचे की तरफ ताका गया तो 45 अंश का कोण बना। ध्यान देंगे यहाँ से जो है इसका शिखर के भवन के शिखर से ताका गया केबल टावर के शिखर पर तो 60 अंश का कोण बना और उसके नीचे ताका गया पाद पर तो कितने अंश का कोण बना 45 अंश का कोण बना। बताइए टीवी टावर जो हमारा टावर की ऊंचाई क्या है, तो लिखेंगे माना केबल टावर की ऊंचाई क्या है सी डी है। क्या यहाँ से यहाँ तक जो है किसका टावर है, कहेंगे सी डी टावर की यह ऊंचाई है। अब यहाँ पे दो त्रिभुज बना है, बारी बारी से दोनों त्रिभुज को हल करेंगे। पहले इस छोटे वाले त्रिभुज को हल करेंगे, उसके बाद से ये बड़े वाला त्रिभुज। तो यह छोटा त्रिभुज का नाम क्या ए बी डी, क्या लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में tan थीटा का सूत्र होता है लंब बटा आधार होता है। क्या होता है, लंब बटा आधार। अब यहाँ थीटा बराबर कितने अंश का कोण बना है, तो 45 अंश का कोण बना है। तो लिखेंगे tan 45 अंश बराबर लंब कितना है, तो 10 है, आधार कितना है यक्स है। tan 45 का मान क्या है 1 है, बटा बराबर क्या हो 10 बटा यक्स हो जाएगा। यक्स में किससे गुणा करेंगे 1 में, तो यक्स का नाम क्या बनेगा यक्स बराबर 10 हो जाएगा। समीकरण नंबर 1 मतलब यक्स का मान इसमें 10 आ गया। अब इसमें जो है लंब का मान और आधार का मान क्या कह दिया था, लंब का मान 10 है, आधार का मान यक्स है। रख करके इसको हल किए तो यक्स का मान क्या आ गया 10 आ गया। अब ये ऊपर वाला त्रिभुज का मान प्रयोग करेंगे, तो ऊपर त्रिभुज का नाम क्या है, त्रिभुज का नाम है ए ई सी। अब ये त्रिभुज का नाम क्या है ए ई सी, तो लिखेंगे त्रिभुज ए, यहाँ पर ए सी ई भी लिख सकते हैं, ए सी ई भी। अब यहाँ पर tan का प्रयोग करेंगे तो tan थीटा का सूत्र क्या होता है, तो tan थीटा का सूत्र होता है लंब बटा आधार होता है। अब यहाँ पर थीटा के जगह कितने अंश का कोण बना है, तो 60 अंश का कोण बना है, तो tan 60 अंश हो जाएगा। और लंब कितना है, तो यहाँ तक देखिए टोटल ये दूरी कितना था, यहाँ तक 10 ऊंचाई था। जब ये 10 था तो ये भी 10 मान लिया गया था और यह ऊंचाई कितना माने हैं यच माना गया है। तो इसमें लंब यच हो जाएगा और आधार यक्स हो जाएगा और कोण कितना है 60 अंश है। तो लिखेंगे यहाँ पर tan 60 अंश बराबर क्या हो जाएगा, tan 60 अंश बराबर लंब के जगह पे यक्स रहेगा, आधार के जगह पर यक्स रहेगा। tan 60 का मान क्या होता है, कर्णी में 3 होता है, कर्णी 3 बराबर यच बटा क्या हो जाएगा यक्स हो जाएगा। अब यक्स में कर्णी 3 का क्या करेंगे गुणा करेंगे तो यच बराबर क्या बनेगा, कर्णी में 3 यक्स हो जाएगा। अब यहाँ यक्स का मान रखने पर, अब यहाँ यक्स का मान जो है रखेंगे तो यक्स का मान कितना निकला था, तो यक्स का मान 10 निकला था। अब यक्स का मान जब रखेंगे तो यच बराबर कर्णी में 3 हो गया 10 हो जाएगा, यच बराबर 10 कर्णी में 3 आ जाएगा। तो यह ऊंचाई जो आया है यह पूरा टावर जो है केबल टावर की ऊंचाई नहीं है, बस यहाँ तक की ऊंचाई निकला है। ध्यान दीजिए यहाँ तक की ऊंचाई जो निकला है 10 कर्णी में 3 निकला है। तो जब ये 10 कर्णी में 3 यह निकला है और नीचे का मान 10 है तो दोनों की ऊंचाई को जोड़ लिया जाएगा तो टीवी टावर या केबल टावर की ऊंचाई निकल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे अतः केबल टावर की ऊंचाई कौन हो जाएगा, तो सी डी बराबर 2 ऊंचाई होगा सी ई प्लस ई डी। अब सी ई कौन है देख लेते हैं, सी ई कौन है देख लीजिए, यहाँ से सी ई यह ऊंचाई हो गया और इधर के यहाँ से ई और डी है, तो यहाँ दो ऊंचाई का योगफल मिलाया जाएगा, पूरा ऊंचाई जो है मालूम हो जाएगा, केबल टावर की ऊंचाई हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पर आता केबल टावर की ऊंचाई सी डी बराबर सी ई प्लस ई डी। तो सी का मान कितना आया था 10 कर्णी में 3 आया था, प्लस ई डी का मान 10 दिया गया था, 10 कामन ले लेंगे तो कर्णी में 3 प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे मान आया 10 कर्णी में 3 प्लस 1, लेकिन इसमें कर्णी 3 का मान रखने को कहा गया है, तो यहाँ बगल में इसके नीचे लिख लीजिएगा, इसके
इसका मान जो रखेंगे क्या रखना था, यहाँ पे 10 हो जाएगा। कर्ण 3 का मान 1.732 रखना है, प्लस 1 जोड़ लेंगे क्योंकि इसमें प्लस 1 था। और यहाँ पे इसके बाद से अगला जो जोड़ेंगे तो 1.732 में जब 1 जोड़ा जाएगा तो अगला लाइन बनेगा 10 गुणे 2.732 हो जाएगा। और 10 से जब गुणा करेंगे तो आएगा 27.32। तो 27.23 जो है मीटर जो है किसकी ऊंचाई आ जाएगा, जो है यह केबल टावर की क्या हो जाएगा, ऊंचाई आ जाएगा। तो 27.32 मीटर जो है केबल टावर की ऊंचाई आ गया। तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब अगला प्रश्न समझेंगे। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, 7 का क देख सकते हैं। 7 का क में दिया गया है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। अब यहाँ पे दो संख्याओं का वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो है संख्या दिया गया था लेकिन हम यहाँ भुजा लिख दिए थे, तो आप लोग सुधार कर लीजिएगा। लिखेंगे माना छोटी संख्या क्या है, यक्स है। माना छोटी संख्या क्या है, यक्स है। और इसमें कहा गया है कि छोटी जो है संख्या का वर्ग और बड़ी संख्या का कितना गुना है, 8 गुना है। तो छोटी संख्या का वर्ग और बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो छोटी संख्या को क्या माना गया है, यक्स माना गया है। तो यहाँ लिखेंगे यहाँ यक्स का वर्ग बराबर 8 गुणे बड़ी क्या लिखेंगे यहाँ पर, संख्या हो जाएगा, बड़ी संख्या हो गया। अब यहाँ पर जो है यक्स स्क्वायर को इधर उतार दीजिए, 8 गुणे बड़ी यहाँ क्या लिखेंगे, संख्या हो जाएगा, बड़ी संख्या क्या लिखेंगे यहाँ पर, बड़ी संख्या। इसको संख्या बना लीजिए, भुजा को क्या लिख लेंगे, संख्या, और यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, संख्या। तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पर जब यक्स स्क्वायर इधर उतर जाएगा, 8 गुणे बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या को रोकेंगे तो 8 कहाँ जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो यक्स स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो बड़ी संख्या का मान यक्स स्क्वायर बटा 8 आ गया। अब दोनों संख्याओं का अंतर कितना दिया गया है, तो लिखेंगे दोनों संख्याओं का अंतर 180 दिया गया। प्रश्न में कहा गया है कि दोनों संख्या का अंतर क्या है, 180 है। तो यहाँ बड़ी संख्या का वर्ग माइनस छोटी संख्या का वर्ग, क्योंकि अंतर है तो बड़ी संख्या का वर्ग में से छोटी संख्या का अंतर करेंगे तो कितने के बराबर करेंगे, तो 180 के बराबर कर लेंगे। बड़ी संख्या क्या है, यक्स स्क्वायर बटा 8 है, तो यक्स स्क्वायर बटा 8 रख लेंगे, वर्ग हो जाएगा, माइनस छोटी संख्या क्या माना गया था, यक्स माना गया था, तो यक्स का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। यक्स के ऊपर 2 घात है, 2 दूना 4 घात होगा, 8 का वर्ग क्या होगा, 64 हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बराबर 180 हो जाएगा। अब यहाँ पे कौन सा काम होगा, 64 में एक्स स्क्वायर का गुणा होगा, तो एक्स के पावर 4 घात माइनस 64 एक्स स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। 64 में 180 का गुणा करेंगे, 64 में जब 180 का गुणा करेंगे तो 11,520 आ जाएगा। और ऊपर क्या दिया गया, यहाँ पर एक्स के पावर 4 घात माइनस 64 एक्स स्क्वायर बराबर 11,520 हो जाएगा। अब 11,520 को क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे। अब 11,520 प्लस में है, जब इसको पक्षांतर कर देंगे तो क्या बन जाएगा, यह माइनस हो जाएगा। तो एक्स के पावर 4 घात माइनस 64 एक्स स्क्वायर माइनस 11,520 बराबर 0। अब गुणा करने पर 11,520 चाहिए और इसको घटाने पर क्या चाहिए, 64 चाहिए। तो 144 में से जब 80 घटाएंगे तो 64 हो जाएगा, और 144 में जब 80 का गुणा करेंगे तो 11,520 हो जाएगा। अब यहाँ एक्स स्क्वायर से अंदर गुणा करेंगे तो एक्स के पावर 4 घात उतर जाएगा, माइनस हो गया। अब 144 का एक्स स्क्वायर में गुणा होगा तो 144 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस मिलकर के प्लस हो जाएगा, 80 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 11,520 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं लाइन समझ में आ रहा होगा। यहाँ से अब जोड़ा लगा लेंगे, दो का इसमें से कॉमन लेंगे। अब इसमें से ध्यान से देखिए, कॉमन दिखाई दे रहा है, कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, एक्स स्क्वायर इसमें भी है, एक्स स्क्वायर इसमें भी है, क्योंकि यहाँ एक्स 4 घात है। एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर जब कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 144 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इसमें से 80 कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 144 हो जाएगा, क्योंकि 80 से भाग करेंगे 11,520 में तो 144 हो जाएगा, बराबर 0 हो गया। ये दोनों मान देखिए ध्यान से आपस में क्या है, बराबर आ गया, और बराबर यहाँ आना भी चाहिए। तो अब दोनों में से बाहर करेंगे किसको, एक्स स्क्वायर माइनस 144 को बाहर कर लेंगे तो दूसरे क्वेश्चन में क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 80 बच जाएगा, बराबर 0। अब यहाँ पर दो संख्या निकला है, तो पहला संख्या क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 144 किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर होगा। अब ये तो संख्या प्लस में था तो पक्षांतर करेंगे तो माइनस 80 हो जाएगा, जो कि असंभव होगा कि ये संख्या का प्रयोग नहीं करेंगे, केवल इसी संख्या का प्रयोग किया जाएगा। तो आगे यहाँ देख सकते हैं, अब यहाँ लिखेंगे यदि जो है एक्स स्क्वायर क्या था, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 144 बराबर 0 कर लेंगे, 144 उधर जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो यह 144 माइनस में पक्षांतर करेंगे तो क्या बनेगा,
हटेगा, यहाँ पर माइनस था, पछांदा करेंगे तो प्लस हो गया, वर्ग हटेगा तो करनी लग जाता है 144, 144 का मान क्या होता है 12 गया, मतलब यक्स का मान मतलब छोटी संख्या का मान क्या गया, छोटी संख्या का मान जो है 12 आ जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ छोटी संख्या यक्स बराबर 12 है और बड़ी संख्या क्या माना गया था, यक्स स्क्वायर बटा 8 आया था। तो यक्स स्क्वायर जब पे 12 का वर्ग हुआ, 12 का वर्ग मतलब 144, 144 में 8 का भाग करेंगे तो कितने बार में जाएगा, 18 आ जाएगा, मतलब 12 और 18 यस क्या आ गया, यह संख्या आ गया। तो छोटी संख्या बड़ी संख्या इसमें निकालना था, दोनों संख्या इसमें निकल गया। तो उम्मीद करते हैं प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो 7 के क में 8वां प्रश्न दिया गया है, निम्नांकित समीकरणों के युग्म को हल कीजिए। अब यहाँ पे दो समीकरण दिया गया है, तो समीकरण 1 समीकरण 2 मान लेंगे। अब समीकरण 1 समीकरण 2 मानने के बाद से ध्यान देंगे कि यह इस समीकरण और इस समीकरण में क्या मान बराबर है। तो यहाँ देखेंगे 1/3x माइनस वाई है और यहाँ 2/3x माइनस वाई है और ये प्लस है, ये माइनस है, विपरीत चिन्ह है तो विपरीत चिन्ह में तो जोड़ा जाता है, लेकिन यह मान बराबर नहीं है। अगर यहाँ 2 से इसमें गुणा कर दें तो यह मान और यह मान आपस में क्या आ जाएंगे, बराबर आ जाएंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से गुणा करके समीकरण 2 को क्या करेंगे, जोड़ने पर। अब समीकरण 1 में 2 से गुणा करेंगे और उसको समीकरण 2 से क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 2 से गुणा करेंगे, 2 दूना क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अंश में गुणा करना है, याद रखेंगे, हर में नहीं, 2 से गुणा जब करेंगे तो अंश में 4/3x प्लस वाई, तो यह 4/3x प्लस वाई हो गया, प्लस हो गया। 2 से इसमें गुणा करेंगे, 2 एक का नम 2/3x माइनस वाई बराबर, और 2 से इसमें गुणा करेंगे तो 2 एक का नम 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसके नीचे वाला उतार देंगे, 1 बटा क्या है यहाँ पर, 1/3x प्लस वाई माइनस 2/3x माइनस वाई बराबर -3/4 को पहले नोट कर लेंगे। अब ये नोट होने के बाद से इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे तो यह मान तो सेम है, यह मान तो कट जाएगा, कटने के बाद से ये 4 और 1 जोड़ेंगे क्या बनेगा, 5 हो जाएगा। 4 और 1 जोड़ेंगे क्या बनेगा, 5 हुआ। दोनों का हर देखेंगे आपस में क्या है, बराबर हैं। तो 5 बटा क्या आ गया, 3x प्लस वाई आ गया। ये 5 कहाँ से आया, तो 4 और 1 को जोड़े हैं तो 5 हो गए, दोनों का हर आपस में क्या थे, बराबर थे। अब 2 में से यहाँ पर ये घट जाएगा, 2 माइनस 3 बटा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब यहाँ 5 उतार देंगे, बटा 3x प्लस वाई हो गया बराबर 5/4 कैसे आ गया, 4 दूनी 8 हुआ। और 8 में से 3 को घटा देंगे तो 5 बटा क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 5/4 कहाँ से है, 4 दूनी 8, 8 में से 3 गया तो 5/4 हो गया। 5 से 5 को क्या करेंगे, काट देंगे। 1 बटा क्या बनेगा, 3x प्लस वाई हो जाएगा, बराबर हो गया 1/4 हो जाएगा। अब यहाँ से जो है कैंची गुणा कर लेंगे, 3x प्लस वाई का गुणा किस में होगा, 1 में हो जाएगा। तो क्या बनेगा, 3x प्लस वाई बराबर, और 4 का गुणा 1 में करेंगे तो 4 एक का नम 4 बन गया समीकरण नंबर 3। तो 3x प्लस वाई बराबर 4 जो आया समीकरण नंबर 3 बन गया। अब 3x प्लस वाई बराबर 4 जो निकला है वह समीकरण 1 में भी रख सकते हैं और 2 में भी रख सकते हैं। तो 3x प्लस वाई का मान 4 जो है समीकरण 1 में रखा जाएगा और एक और समीकरण बनाया जाएगा। अब यहाँ लिख लेंगे 3x प्लस वाई बराबर 4 आया था जो मान, वह समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 क्या था, तो 2/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई बराबर 1 था। यह समीकरण नंबर 1 है, याद होगा, देखे होंगे। और यहाँ पर 3x प्लस वाई के जगह पे क्या रखेंगे, 4। तो 2 बटा क्या बन गया, 4 हो गया, प्लस हो गया 1/3x माइनस वाई बराबर 1 हो गया। अब यहाँ 2/4 को ये पक्षांतर कर देंगे, तो ये 2/4 प्लस में है, जब पक्षांतर करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, 2/4 हो जाएगा। अब ये अगला लाइन क्या बनेगा, 1/3x माइनस वाई बराबर 1 माइनस 2/4, 4 एक का नम 4, 4 में से 2 गया, 2/4 हो जाएगा। अब 2/4 हो गया, यहाँ 2 से काट दीजिए, 2 एक का नम 2, 2 दूना 4, 1/2 हो जाएगा। अब 1/2 जब हो गया तो यहाँ से अब गुणा कर लेंगे। अब गुणा यहाँ करेंगे तो 3x माइनस वाई का गुणा किस में होगा, तो 3x माइनस वाई का गुणा 1 में हो जाएगा और 2 एक का नम 2 हो जाएगा। तो 3x माइनस वाई बराबर 2 बन गया, समीकरण नंबर 4 हो गया। समीकरण 3 बना था, एक समीकरण 4 बन गया। समीकरण 3 में क्या था, 3x देख सकते हैं यहाँ पर, 3x प्लस वाई बराबर 4, ये समीकरण 3 बना था, यह प्लस में था और जो आया रिजल्ट किस में आया है, माइनस में आया है। अब समीकरण 3 को और समीकरण 4 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। समीकरण 3 और समीकरण 4 को जोड़ेंगे तो समीकरण 3 क्या था, 3x प्लस वाई बराबर 4 था, यह समीकरण नंबर 3 था। और समीकरण नंबर 4 क्या है, 3x माइनस वाई बराबर 2 था। दोनों समीकरण को क्या किया है, यहाँ पर जोड़ दिए, 3 को भी और 4 को भी क्या किया है, जोड़ दिए हैं। अब जोड़ने पर क्या होगा, y से y कैंसिल हो गया, 3 3 मिल करके 6
एक्स बनेगा और 4 2 मिल करके 6 हो जाएगा। 6 नीचे जाएगा तो 6 से 6 कट जाएगा। एक्स का मान क्या आ गया? 1 आ गया। बताइए कितना आसान है, बहुत आसान है, केवल देखने में बड़ा प्रश्न था। अब एक्स का मान 1 आ गया, तब एक्स का मान जो है समीकरण 3 में रखेंगे। याद रखेंगे समीकरण 3 में रखिए या 4 में रखिए। तो समीकरण 3 क्या था? 3x प्लस वाई बराबर 4 था। 3 उतर जाएगा, एक्स का मान 1 था प्लस वाई बराबर 4 हो गया। 3 एक अन्नम 3 हो गया। अब ये 3 प्लस है, पक्षांतर करेंगे तो क्या बनेगा? माइनस हो जाएगा। तो वाई बराबर क्या हो गया? 4 माइनस 3 हो जाएगा। 4 में से 3 जाएगा, वाई बराबर 1 आ गया। कितना आसान है, एक्स का मान भी 1 आया है और वाई का मान भी इसमें 1 आ गया है। इसमें 2 समीकरण दिया गया था, 2 समीकरण और बनाया गया है। दोनों समीकरण बना करके हल किया गया तो एक्स का मान 1 और वाई का मान 1 आ गया। तो अगला 7 का ख दिया गया, एक ठोस एक शंकु का आकार का है जो एक समान आधार त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यदि अर्धगोले का वक्रपृष्ठ तथा शंकु का वक्रपृष्ठ समान हो तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्या है? अर्धगोला है और अर्धगोले के ऊपर एक शंकु रखा गया है और शंकु की त्रिज्या और अर्धगोले की त्रिज्या आपस में क्या है? समान है। और इसमें एक शर्त कहा गया है कि अर्धगोला का वक्रपृष्ठ और शंकु का वक्रपृष्ठ आपस में क्या हैं? बराबर हैं। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार अर्धगोला का वक्रपृष्ठ बराबर शंकु का वक्रपृष्ठ। अर्धगोले का वक्रपृष्ठ का सूत्र क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर होता है। शंकु का वक्रपृष्ठ का होता है पाई आर यल होता है। पाई से पाई को कैंसिल, आर से एक आर कैंसिल, बचेगा क्या? तो 2 बचेगा, आर 1 बचेगा, बराबर यल बचेगा। तो 2r बराबर यल हो गया। अब क्या करेंगे? यल को ये नीचे भेज देंगे और 2 को इधर भी नीचे भेज देंगे। तो जब ये यल नीचे आ जाएगा तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, ऊपर 1 बचेगा और ये 2 नीचे चला जाएगा। 1 बट्टा क्या बन गया? 2। तो r संबंधे यल बराबर 1 संबंधे 2, मतलब त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई जो है इसका अनुपात क्या आ गया? 1 संबंधे क्या आ गया? 2 आ गया। तो त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई में क्या आ गया? इसका संबंध है 1 संबंध 2 का अनुपात।